राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज मैं शरद पूर्णिमा पर एक बहुत ही पावन कहानी सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा जो कि बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत अगर रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी हम सुबह नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने मंदिर में बैठ जाएं और माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना करें, पूजा करें और अपने घर में खीर ज़रूर बनाएं। खीर का भोग उनके सामने रखें और पूजा पाठ करें और उनकी कहानी सुनें और हो सके तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का, किसी भी मंत्र का, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम, इस तरह से किसी भी मंत्र का हम 108 बार उच्चारण करें। और अगर व्रत रख सकें, फलाहारी कर सकें तो और अच्छी बात है। और अगर व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो शाम को हम फिर से चंद्रोदय के पहले नहा करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके खीर बनाएं और खीर बना करके हम चंद्रमा की रोशनी में उसको रखें। ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा से समझ लो कि बहुत ही अमृत की बरसात होती है। अगर उनकी रोशनी में हम पानी को भी रख देते हैं तो भी वो हम पूरे घर को बांट करके देते हैं, तो उससे हमें बहुत स्फूर्ति और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम चंद्रमा के सामने, यह हमेशा का नियम रहा है हमारे सनातन धर्म में कि हम शाम को जब चंद्रोदय होता है तो चंद्रमा के रोशनी में हम खीर को बना करके रखते हैं। मान लीजिए कोई अव्यवस्था है, आपने खीर नहीं बनाया, आप खीर नहीं बना सकती हैं, तो चंद्रमा के उजाले में आप कच्चा दूध भी रख सकती हैं और उस दूध को 1 घंटा 2 घंटा वहाँ रहने दें और उसके बाद अपने पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप बांट दें। समझ लीजिए कि आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ी शक्ति आप बांट रही हैं। उस जो आपने भोग लगाया है चंद्रमा के सामने, उसके प्रसाद को सबको दे करके। तो इस तरह से हम कभी भी किसी भी परेशानी में होते हैं या किसी भी चिंता में होते हैं तो हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और भगवान के सामने कहीं और नहीं जाते हैं, तो अपने मंदिर में ही बैठ जाते हैं 10 मिनट और पूरी श्रद्धा से माता जी के सामने मंदिर में उनकी आराधना पूजा करते हैं। तो हमारी जो भी चिंताएं होती हैं हम उससे उबर जाते हैं। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा पर मैं अपनी तरफ से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और उससे पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ अपने आप तक ही मत रखें, दूसरे लोगों को भी सुनाएं, क्योंकि ये हमारे शास्त्र और हमारे देवी देवताओं के ऊपर जो कहानियाँ होती हैं उससे हमें नई स्फूर्ति प्राप्त होती है। कभी कभी हमें लगता है कि अब हम एकदम कहाँ पर आकर के रुक गए हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे लिए कोई आगे रास्ता ही नहीं है। ऐसे समय में हमारे लिए ये कहानियाँ, पूजा पाठ, ये हमारे लिए एक वरदान साबित होती हैं। तो अब हम कहानी सुनने चलते हैं। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। शरद पूर्णिमा का दिन है। बेटे का नाम है विकास और माँ का नाम है शारदा। बेटा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, पवित्र दिन होता है, लोग गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं तो गंगा नदी में स्नान करते हैं, नहीं तो अपने आपके पास में कोई दूसरी नदी है तो वहाँ पर भी स्नान करते हैं। स्नान करके पूजा पाठ करते हैं और अपने जितना कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार दान देते हैं। तो इस तरह से उनका बेटा उनको बोलता है कि बेटा माँ चलो, मैं आपको गंगा स्नान करवा लाता हूँ प्रयागराज। माता थी तो खुश हो गई, जो कि काफ़ी उम्रदार हो चुकी थी। उनकी कमर झुक गई थी, ताकत भी उनकी
नहीं काम कर रही थी। तो इस समय उनको बेटे बहू और परिवार की बहुत ज़रूरत थी। पूरी उम्र माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, कभी भी थकते नहीं हैं। कितनी भी थकान हो फिर भी अगर बच्चे ने खाया नहीं है, पोता रो रहा है, पोती रो रही है, बेटा बिना खाए जा रहा है, तो माँ बीमार है तो भी उठ कर के दौड़ कर के किसी भी तरह से खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था करती है। तो वो माँ आज उसको अपने बेटे बहू पोते पोते की ज़रूरत थी। वो खुश हो जाती है कि हाँ बेटा मुझे स्नान करवाने प्रयागराज लेके जा रहा है। बेटा प्रयागराज लेके जाता है और पता नहीं उसके मन में क्या उथल पुथल चल रहा होता है। माँ को स्टेशन पर छोड़ देता है और बोलता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। माँ इंतज़ार करते करते 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, 4 घंटा बीता, शाम होने को आई और बेटे का कोई भी अता पता नहीं। अब माँ का धीरज जो है वो जवाब दे रहा था। उसकी आँखों से आंसू बार बार आ रहे थे, फिर भी वो ये विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मुझे इस तरह स्टेशन से छोड़ कर के चला जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अब उसके मन में ये बातें उठ रही थी कि अगर कहीं गया होता मेरा बेटा तो 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता तो कुछ तो पता चलता, मन में कोई भी कुछ मेरे बेटे के साथ गलत ना हो गया हो, ये भी आशंका पैदा होती थी। लेकिन फिर भी अपने आप उसको जवाब मिल जाता था कि अगर कहीं कुछ हुआ होता तो भी तो पता चलता। फिर माँ इंतज़ार करते करते थक गई और धीरे धीरे वहाँ से उठ कर के आई। स्टेशन के बगल में पुलिस चौकी पर गई और वहाँ पर बैठी थी। वहाँ पर कुछ पुलिस बैठे थे, तो माँ ने कुछ बोला नहीं। लेकिन फिर भी कुछ आजकल जो पुलिस की छवि है वो अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें से एक पुलिस था जिसने माँ की तरफ देखा और देख कर के उसको लगा कि माँ किसी मुसीबत में है। वो आया और बोलता है, अम्मा क्या हुआ, किसी का इंतज़ार कर रही हैं? अम्मा ने कुछ नहीं बोला। फिर बोला कि बताइए ना, आप कब से बैठी हैं, किस समस्या में हैं, मैं उस समस्या का निवारण करूँगा। तब अम्मा ने बताया कि मेरा बेटा मेरे साथ आया था मुझे प्रयागराज गंगा स्नान करवाने और वो 10 बजे से ही पता नहीं कहाँ गया है, अभी तक वापस नहीं आया। उसने बोला कि आपके बेटे की कोई फ़ोटो, कोई आईडी प्रूफ़ कुछ है तो मैं पता करूं। अम्मा ने बोला नहीं, मैं तो बेटे के साथ थी, तो मैं तो निश्चिंत थी कि मेरा बेटा मेरे साथ है, तो ना तो मेरा कोई आईडी प्रूफ़ है ना तो उसकी फ़ोटो है। उन्होंने अपने रूधे गले से बच्चे के बारे में कुछ बताया कि इस तरह से रंग रूप है, इस तरह से नक्श है। फिर आश्वासन देते हुए पुलिसकर्मी ने कहा, ठीक है आप बैठो, मैं देखता हूँ, पता लगाता हूँ। पुलिसकर्मी बगल में चाय वाला था, उसको चाय का ऑर्डर दिया। सब लोगों ने चाय पिया और अम्मा को भी 1 कप चाय देने के लिए बोला। अम्मा ने चाय पिया और फिर अम्मा बैठ गई। पुलिसकर्मी ने बोला, अम्मा आप कहाँ जाओगी? अम्मा ने रूधे गले से बोला, बेटा जहाँ भगवान ले जाएंगे वहाँ जाऊँगी। फिर बोलते हैं कि देखता हूँ यहाँ पर कहीं व्यवस्था करता हूँ। अम्मा जो कि खुददार थी, वो कभी भी किसी का फ्री में खाने वालों में से नहीं थी। अम्मा ने बोला, नहीं अभी मैं इतना ही, मेरा हाथ पैर नहीं जवाब दिया है, मैं अपनी व्यवस्था कर लूँगी। और पुलिसकर्मी आपस में बातों में लग गए और अम्मा वहाँ से उठ गई धीरे से, उठ कर के चल पड़ी। सोचती हुई मन में बहुत ही चिंताएं थी, चिंताओं का सैलाब उमड़ा हुआ था और आंसू आँख से बहते जा रहे थे और वो चलती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। उनको अपने घर का पता नहीं पता था और ना तो वो कुछ सोच पा रही थी कि मुझे क्या करना है। आगे आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हुए उनको किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आई। मंदिर की घंटी की आवाज़ को सुन कर के जो अम्मा का जो पैर थक गया था,
चाल धीमी पड़ गई थी, उनकी चाल बढ़ गई, क्योंकि उनको लगा कि अब मैं प्रभु के दरबार में आ रही हूँ। और वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चली गई। मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के एक खाली बेंच थी, उस बेंच पर माँ बैठ गई और बैठने के बाद वहाँ जा कर के नल चला कर के उससे उन्होंने पानी पिया और पानी के पीने के बाद वापस आकर के उसी बेंच पर बैठ गए। पूजा हुई, आरती हुई और उनको प्रसाद मिला। प्रसाद खा कर के वो बैठी। अम्मा बहुत थक गई थी, क्योंकि स्टेशन से वो पैदल चलते हुए आई थी और ऊपर से चिंता का पहाड़। कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, बेटे ने ऐसे कैसे कर दिया। जिस बेटे को उन्होंने जिगर का टुकड़ा माना, एक ही बेटा था, उन्होंने सब कुछ अपना उसको दे दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पुत्र इस तरह से मेरे साथ करेगा। उन्होंने अपना घर बार, खेती बाड़ी, धन दौलत, गहने जेवर सब कुछ बेटे को दे दिया, सब कुछ सौंप दिया, विश्वास करके कि अब तो मेरी बूढ़ाई का यही एक सहारा है, ये आगे जाएगा, आगे करेगा तो मुझे 2 रोटी तो दे ही देगा। अम्मा को क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन पर मेरा बेटा, जिस दिन दूसरों को भी हम खाना खिलाते हैं, दान देते हैं, उस दिन वो अपनी माँ को इस तरह से छोड़ कर के चला जाएगा। अम्मा को भरोसा नहीं हो रहा था। अम्मा वहाँ पर बैठी सोच रहे थे। इस चिंता में उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब लोग चले गए और अम्मा उसी बेंच पर धीरे से लेट गई। उनको नींद आ गई। पुजारी जी आए और उनको झकझोरते हुए बोलते हैं, अम्मा अम्मा आप किसके साथ आई हैं? आपका बेटा आया है क्या? आप जा रही हो? कहाँ जाना है? अम्मा ने बोला, धीरे से बोला, कोई नहीं है साथ में। पुजारी ने बोला, कहाँ से आई हैं आप, बताओ मैं पहुँचा दूँ। उन्होंने बोला, कोई नहीं है साथ में। पुजारी ने बोला, आप यहाँ तो नहीं रह सकती हैं। अम्मा ने बोला, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। पुजारी जी ने बोला, तो आप कहाँ जाएंगी? जहाँ भगवान ले जाएंगे, ऐसा अम्मा ने बोला। और वहाँ से उठ खड़ी हुई और अम्मा चल पड़ी आगे। आगे जाते 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 एक दुकान पर पहुँची अम्मा और वहाँ पर सामने बेंच लगी हुई थी। उसी बेंच पर वो बैठ गई और बैठने के बाद वो किसी की दुकान थी, उसी दुकान पर लेट गई और रात बीत गई। रात कब बीत गई अम्मा को पता ही नहीं चला। बीत अच्छे से तो नींद नहीं आई, लेकिन नींद से ज़्यादा तो अम्मा को बेहोशी थी। सुबह हुई तो सुबह उस दुकान का मालिक आया। छोटा मोटा ढाबा था जिसमें पराठे, सिगरेट, बिस्किट, चाय ये सब मिलता था। और बगल में ही एक स्कूल था। उस स्कूल के बच्चे वहाँ आकर के पराठे वगैरह खाते थे और कुछ लोग सिगरेट, बीड़ी और चाय भी पीते थे। तो अम्मा उठी, उस ढाबे वाले ने जगाया, उठो अम्मा, उठो उठो। अम्मा उठी झकपका करके और उठ कर के बैठ गई। फिर बोलता है कि कहाँ से हो आप, कहाँ जाना है आपको, जाओ मैं दुकान खोलूँगा। अम्मा उठ कर के निराशा और चिंता की मारी बैठ गई। फिर वो काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसका जो पराठा बनाने वाला था, जिसका नाम था अमन, वो आया नहीं था। और सुबह के 10 बज गए इंतज़ार करते करते, लेकिन वो आया नहीं। तो वो काफ़ी नाराज़ था और बड़बड़ा रहा था, गुस्साया हुआ था। और बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं वो दुकान पे आ चुके थे, पराठा खाते थे, क्योंकि उस दुकान का पराठा ही उनका दोपहर का नाश्ता होता था। वो बड़बड़ा रहा था कि पता नहीं कहाँ रह गया, कहाँ मर गया, दुकान का काम सब पड़ा हुआ है, पराठे के लिए बच्चे आ रहे हैं, आज मेरा बिजनेस जो है सब धरा का धरा रह जाएगा। अम्मा ने धीरे से बोला, क्या काम है, मैं कुछ कर सकती हूँ। जो दुकान वाला था उसको लोग पांडे जी कह कर के बोलते थे। पांडे ने बोला, क्या करोगी अम्मा, क्या कर सकती हो आप? अम्मा ने बोला कि अगर आपको भरोसा हो तो मैं पराठा बना दूँ। तो उसके पास, पांडे के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बच्चे खड़े थे खाने के लिए। तो पांडे ने बोला, ठीक है
आप देखो बना सकती हो तो बनाओ, कर सकती हो। तो अम्मा को पहले चाय पिलाया, बिस्किट खिलाया, पानी पिलाया और उसके बाद पांडे ने बोला कि ठीक है आप बनाओ। अम्मा गई और उन्होंने पराठा बनाना शुरू किया। पराठा बनाना शुरू किया और बच्चे बहुत पसंद किए अम्मा के पराठे को। और उस दिन से पांडे का धंधा दोगुना हो गया। अम्मा पराठा बना रही थी, उसी समय वो लड़का जो कि दुकान पे काम करता था, अमन नाम था, वो आ गया और वो देखा, वो डर गया उस अम्मा को देख करके कि मेरी नौकरी तो गई। अमन ने पांडे से बोला, इस तरह से हमारी नौकरी आप क्यों छीन ली है, अब मैं क्या करूँगा। फिर दोनों में कहा-सुनी होने लगी। पांडे डांटने लगा कि मेरी दुकान है, मैं जिसको चाहूँ उसको रखूँ, तू कहाँ मर गया था। बच्चे आकर के पराठा खाने के लिए खड़े हैं और तेरा कुछ अता ही पता नहीं है। अम्मा को ये बात बहुत ही खराब लग रही थी कि मुझे किसी और का काम छीन करके मुझे दिया जा रहा है। अम्मा वहाँ से जाने लगी। पांडे बोला, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों जा रही हो, आपको काम की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने बोला, बेटा काम की ज़रूरत तो है मुझे, लेकिन किसी और के काम को छीन करके मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कहीं और देख लूँगी अपना। फिर अम्मा को रोका, पांडे ने रोका और बोला कि ठीक है, मैं उसका काम को छीन कर के आपको नहीं दूँगा। फिर पांडे ने बोला अमन को कि आज से तो दुकान का सारा काम करेगा, पराठे के लिए सारा सामान तैयार करेगा और बर्तन वगैरह सब कुछ तू करेगा, लेकिन पराठा सेकने का काम सिर्फ अम्मा करेगी। वैसे तो अमन को बहुत बुरा लगा, उसको लग रहा था कि जैसे मेरी कुर्सी ले लिया है अम्मा ने। फिर भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था तो उसने हामी भर ली। उस दिन से अम्मा पराठा बनाती थी, आलू का, गोभी का, मूली का। और स्कूल के बच्चे जितना आते थे उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही थी, 10 गुना होती जा रही थी। पांडे बहुत खुश था क्योंकि उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी और अम्मा को भी रहने का, खाने का एक आसरा मिल गया। वहाँ पर वो रहने लगी और उनको खाने की भी जगह मिल गई, रहने की भी जगह मिल गई। इस तरह से अम्मा का गुजारा होने लगा, लेकिन फिर भी अपने घर और अपने बच्चों की यादें तो अम्मा को आती ही रहती थी। खास करके उनका एक बेटे का बेटा मतलब पोता था जिसका नाम था वंश। आए दिन उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन वो कभी भी किसी को जताती नहीं थी। पांडे भी पूछता था और भी लोग पूछते थे, लेकिन कभी भी अम्मा ने किसी को ये नहीं बताया कि हाँ मेरा घर परिवार है। इस तरह से काम करते करते 6 महीना बीत गया। तो अभी पांडे का धंधा तो अच्छा चलने लगा, उसकी कमाई 4-5 गुना बढ़ गई। अम्मा का क्या था, अम्मा तो अकेली थी, उनका खाने का, रहने की जगह हो गई और पांडे ने अम्मा के लिए एक अकाउंट खुलवा दिया। जो कुछ भी बचता था वो अम्मा के अकाउंट में डाल देता था। अम्मा को और चाहिए क्या था, पूरी ज़िंदगी तो उन्होंने अपने बच्चे को दे दी। अब तो बुढ़ाई अवस्था में 2 रोटी और 1 कपड़े और रहने की जगह की व्यवस्था हो गई थी और उनको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अमन, जिसके कि बाल बच्चे भी थे, बीवी थी, घर माँ थी, तो उसको पगार बहुत कम मिलती थी, तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। तो वो अम्मा को बोलता था कि अम्मा अभी पांडे को बोलो ना कि हमारी पगार को बढ़ाए, क्योंकि अब पहले तो वो बोलता था कि हमारी तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन अभी तो धंधा चौगुना बढ़ गया है, तो पांडे को बोलो ना कि वो हमारी तनख्वाह को भी बढ़ाए। अम्मा ने बोला, क्या ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम बोलो बेटा, मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो 2 रोटी और कपड़े से मतलब, रहने की जगह मिल गई, मेरा तो जो है वही बचता है, तुम्हें चाहिए तो तुम कह दो। लेकिन अमन नहीं बोल पाया। फिर अमन काफ़ी टेंशन में रहता था, जिसको देख कर के अम्मा को लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। अम्मा ने बोला कि ठीक है, मैं बोलूँगी पांडे को, अगर सुनेगा तो ठीक है। फिर
उसका धंधा, पांडे का धंधा अच्छा चलने लगा और उसको अम्मा के ऊपर अच्छा भरोसा हो गया। वो बहुत कम दुकानों पे आने लगा। अम्मा और अमन मिल कर के दुकान को अच्छे से चला रहे थे, अच्छी इनकम भी हो रही थी। तो वो कभी कभार ही आता था। एक दिन आया पांडे और अम्मा ने बोला चाय बनाऊं? पांडे ने बोला हाँ चाय बनाया। अम्मा बोली पराठा खाओगे? तो पांडे ने बोला हाँ अम्मा, गोभी का पराठा बना दो। अम्मा ने गोभी का पराठा बनाया। बहुत ही चाव से पांडे ने खाया। फिर अम्मा ने बोला कि अमन की कुछ तनख्वाह बढ़ा दो। पांडे, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जितना दे रहे हो उसी से ही मेरा चल जाता है, लेकिन अमन को ज़रूरत है तो उसकी कुछ पगार बढ़ा दो। पांडे अम्मा पर भड़क गया और उस पर भी भड़क गया। अमन को बोलता है कि तुमने अम्मा को भी भड़का दिया मेरे खिलाफ। नहीं दूंगा, जितना दे रहा हूँ उतना ही दूंगा। काम करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। अमन को अपने लिए तो सब कुछ चलता था, लेकिन पांडे ने अम्मा को इस तरह से बोला तो वो बात उसको बर्दाश्त नहीं हुई। उसने बोला कि अम्मा से ठीक से बात करना, आपसे उम्र में बहुत बड़ी हैं अम्मा। पांडे ने झिड़क दिया, मेरी दुकान है, मैं जिससे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकता हूँ। तुम्हारी मर्जी है काम करो, तुम्हारी मर्जी है मत करो। फिर इस बात पे कहा सुनी हो गई। स्कूल के बच्चे भी थे, बच्चों को भी ये बात बहुत ख़राब लगी कि इस तरह से पांडे अम्मा से बात कर रहा है, और वाद विवाद काफ़ी बढ़ गई और अंत में पांडे ने अम्मा और अमन दोनों को अपने ढाबे से निकाल दिया। अब अम्मा मजबूर हो गई फिर से कि अब मैं कहाँ जाऊँ। अमन ने अम्मा को अपने साथ ले लिया और ले आकर के पैदल चलते चलते आगे बढ़ा और फिर ऑटो लिया, फिर ले आया अपने कमरे पे। एक छोटा सा कमरा किराए का था जहाँ वो रहता था। अम्मा को बोला, अम्मा यही है मेरा गरीब खाना। अम्मा ने बोला, बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। जहाँ मुझे रहने का ठिकाना मिले मेरे लिए तो वही महल है। दोनों आ गए, काम से निकाल दिए गए हैं। अम्मा को भी चिंता है, लेकिन अमन को ज़्यादा चिंता है। गांव में उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी, उसकी बूढ़ी माँ, सबके लिए उसको पैसा भेजना पड़ता है और कुल मिलाकर के 10,000 मिलता था। उसमें किसी तरह से वो 2-3 हज़ार में अपना खर्चा चलाता था और बाकी घर बेचता था। आज से वो भी बंद। अम्मा ने बोला चाय बनाऊं? उसने बोला हाँ। चाय बनाया अम्मा ने, चाय पिए दोनों। बोली कुछ खाने के लिए बनाऊं? लेकिन अमन ने बोला नहीं, आपको खाना है तो अपने लिए बना लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोने के लिए लेटा, लेकिन नींद कहाँ। जब कल के लिए काम नहीं, परसों के लिए खर्चे की व्यवस्था नहीं, तो आंखों में नींद कहाँ। इस चिंता में वो लेटा रहा, लेकिन उसको नींद नहीं आई। अम्मा भी अपना पुराना, अपना बेटा, बहू, घर परिवार सोचती रही। अम्मा को भी काफ़ी देर तक, काफ़ी रात तक नींद नहीं आई। लेकिन नींद तो नहीं आ रही थी, फिर भी लेट गई तो किसी तरह से नींद आ गई। दूसरे दिन उठे तो अमन बोलने लगा, अम्मा आपको सोने के लिए बिस्तरा सही नहीं था ना, इसलिए आपको नींद नहीं आई। मैं जाता हूँ, अभी चादर लाता हूँ और एक गद्दा लाता हूँ। अम्मा सोच रही है कि ये पराया लड़का, जिसका मेरा कोई रिश्ता नहीं, जिसके साथ मैंने सिर्फ 4 महीने से काम किया, वो मेरे विषय में कितनी चिंता कर रहा है। और वो गया, जा कर के एक गद्दा, तकिया और एक चादर लेकर के आया। अम्मा भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमन ने बोला, क्या हुआ अम्मा? लेकिन अम्मा ने कुछ नहीं बोला। उनके मन में ये बात टीस रही थी कि जिसके लिए मैंने इतना किया, वो मेरा बच्चा मुझे छोड़ दिया। और कहते हैं ना कि कभी कभी पराए भी अपने से अच्छे होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अमन ने अम्मा और अमन का साथ हो गया। फिर अम्मा और अमन दोनों चिंता में थे और स्कूल के कुछ बच्चे जो कि उनका पता लिए थे,
वो उनके घर आए और बोले, अम्मा किस चिंता में हो? कल से आपका पराठा हम लोग नहीं खाने को पाएंगे। और अमन भी काफ़ी चिंता में था। फिर अमन को उन बच्चों ने बोला कि भैया, आप दूसरे की दुकान पे काम करते थे, आप अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? फिर अमन, जो कि बहुत चिंतित था, उसको भी एक रास्ता मिला कि सही बोल रहे हैं ये बच्चे, और वो बच्चे चले गए। फिर अमन के चेहरे पे खुशी आ गई, क्योंकि आगे के लिए उसको कुछ रास्ता दिखा। दूसरे दिन वो सामान लाया और कुछ सामान लाने के बाद उसी स्कूल के दूसरी तरफ उसने अपनी दुकान लगाई। अम्मा को बोला, अम्मा तुम नहा खा लेना और फिर आ जाना, मैं वहाँ दुकान लगाने जा रहा हूँ। वह गया और पराठे के लिए सारा सामान तैयार किया। तब तक अम्मा वहाँ पहुँची और अम्मा ने पहुँच कर के पराठा सेकना चालू किया। अम्मा ने पराठा सेकना चालू किया और स्कूल के जो बच्चे जो पांडे की दुकान पे जाते थे, वो सारे के सारे बच्चे, अम्मा, क्योंकि बनाती तो अम्मा थी, दुकान भले ही पांडे की हो लेकिन बनाती तो अम्मा थी, और बनाने वाला जो है हाथ में तो उसी के स्वाद है। तो अम्मा की दुकान पे वो सारे बच्चे आकर के खाने लगे। अम्मा पराठा बनाती जा रही हैं, बच्चे खाते जा रहे हैं। और उस दिन पांडे की दुकान बंद थी। शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और शाम को दुकान बंद करने के बाद अम्मा और अमन दोनों खाए और खाने के बाद फिर वापस अपने कमरे पे आए। कमरे पे आने के बाद जब उन्होंने दिन भर की इनकम गिना तो बोलता है अमन, खुश होकर के बोलता है, अम्मा जानती हो आज की कमाई कितनी हुई? 2000। 2000 रुपये आज की कमाई हुई। अगर मैं 500 पूरा खर्चा निकाल लेता हूँ तो भी 1500 रुपये बचत होती है। अम्मा और अमन बहुत खुश थे कि चलो हमारे लिए आगे का रास्ता मिल गया। ये सिलसिला चल पड़ा। दूसरे दिन फिर से अम्मा और अमन उस दुकान पे पहुँचे। उस दिन पांडे की दुकान खुली थी। पांडे घूर रहा था। पांडे ने किसी पराठे बनाने वाले को, किसी कारीगर को खोज लिया था, लेकिन उसकी दुकान सिर्फ खुली थी। उसकी दुकान पे सिगरेट और चाय वाले ही आ रहे थे, जिसको चाय पीना होता था और सिगरेट पीना होता था। पराठे खाने वाले तो सब अमन की दुकान पे ही लाइन लगा के खड़े थे। ये देख करके पांडे को बहुत ही जलन और गुस्सा दोनों आ रही थी। अमन बोल रहा था कि अम्मा, पांडे ऐसे ही हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अमन कई सालों से पांडे की दुकान पे ही काम कर रहा था। उसने बोला, कुछ न कुछ तो ज़रूर पांडे करेगा। अम्मा बोली, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, हम अपनी दुकान पे काम कर रहे हैं, पांडे अपनी दुकान पे काम कर रहा है। लेकिन अमन को इस बात का 100% विश्वास था कि कुछ न कुछ तो पांडे करेगा ही करेगा। तीसरे दिन दुकान खुली। दुकान खुलते ही अम्मा पराठा बनाना चालू की और उधर एक पुलिस वाला आया और उसने अम्मा को और अमन को दोनों को डांटना चालू किया। अमन को 4-5 डंडे भी मारे और सारे सामान गिरा दिए और बिखरा दिए, और ऊपर से धमकाया कि आज तो सिर्फ दुकान का सामान बिखरा के जा रहा हूँ, अगली बार अगर यहाँ पे फिर से तू दिखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से सब सामान बिखरा दिया और मार कर भी अम्मा और अमन को वहाँ से भगा दिया। अब तो उनके सारे रास्ते बंद। अब क्या करें? दोनों वापस आए। अमन बहुत चिंता में था। अम्मा बोली, चाय बनाऊं बेटा? अमन बोला, नहीं अम्मा, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो चिंता में था, उसकी भूख प्यास सब खत्म थी। और ये सारी घटनाएं जो है स्कूल के बच्चे जो कि 10वीं 12वीं के थे, उनके सामने हुई थी। बच्चों ने सब कुछ देखा था और कुछ बच्चों को अमन के घर का पता मालूम था। वो बच्चे आए और अमन बहुत गुस्से में था। अमन उसके पहले घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकल कर के गया और जा कर के शराब पी कर के आ गया। अम्मा लेटी हुई थी।
अम्मा को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने नाटक किया कि मैं सो रही हूँ, मुझे नहीं पता है। फिर सुबह उठा अमन, तो स्कूल के कुछ बच्चे आए, मिले, और बच्चों ने कहा कि आप पराठा बनाना चाहती हैं, आपको पराठा बनाना आता है, आपको दुकान लगानी है, तो आप वहीं क्यों लगा रही हैं? दूसरा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पे लगाओ। अमन बोला कि पांडे अगर वहाँ पर भी पता पाएगा तो भी हमारी दुकान को तुड़वा देगा। बच्चों ने बोला आप पहले वहाँ दुकान तो शुरू करो, फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। बच्चे मिले, चाय पिए, बात किए और बात करने के बाद चले गए। अब अम्मा बोली अमन को कि चाय बनाऊं? अमन ने बोला हाँ अम्मा, भूख भी लगी है, कुछ खाने का भी बना दो। अम्मा धीरे से मुस्कुराई कि अभी तक जब रास्ता नहीं दिख रहा था तो चाय भी नहीं पीनी थी, अब जब रास्ता दिख गया तो भूख भी लग गई। अम्मा ने बड़े प्यार से पराठा बनाया। अमन ने पराठा खाया, चाय पिए और फिर वह अपनी जगह देखने के लिए निकल पड़ा। फिर वह यूनिवर्सिटी के बाहर छोटी सी दुकान लगाया और वहाँ पर अम्मा पराठा बनाती थी और वहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे धीरे धीरे वो भी पहचानने लगे और 10-15 दिनों में ही अम्मा की दुकान के बाहर सामने बड़ी भीड़ लगने लगी। लेकिन अमन को इस बात का डर ज़रूर था कि पांडे जहाँ भी उसको पता चला वो वापस यहाँ आएगा, और वो दिन सच में आया। वही पुलिसकर्मी जो वहाँ पर उनकी दुकानों को तोड़ा था, दुकान के सामानों को फेंका था, एक दिन आ धमका और उसने धमकाया। ये सारी चीज़ें उस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे देख रहे थे जो कि अम्मा को पसंद करने लगे थे, अम्मा के पराठों को पसंद करने लगे थे। और वो बच्चों में से उस कॉलेज का जो यूनियन लीडर था, कॉलेज का जो बच्चों का लीडर था, मतलब वो भी था। उसने और लोगों से सारी बातें जानी और जानने के बाद वो दूसरे दिन अम्मा के घर अम्मा से मिलने गया और उसने बोला कि अम्मा आप बिल्कुल निश्चिंत रहना और निश्चिंत रह कर के आप दुकान लगाओ, जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा। दूसरे दिन अम्मा ने फिर से दुकान लगाया और दुकान लगाने के बाद अम्मा पराठा बनाना शुरू कर दी और हमेशा की तरह कॉलेज के बच्चे आ गए और खुशी खुशी खाना शुरू कर दिए। और बराबर अम्मा वहाँ पर पराठा लगाती थी, बराबर बच्चे आ गए तो बच्चों को नाम से भी पहचानने लगी थी। और बच्चे अगर कुछ गलत काम करते थे तो अम्मा उनको बड़े हक से डांटती भी थी और बच्चे उनकी बातों को सुनते भी थे। बच्चे कभी अगर सिगरेट पीते थे तो अम्मा उन बच्चों को डांटती थी और बच्चे उनकी इतनी इज्जत करते थे कि जो बच्चे सिगरेट पीते थे, तंबाकू खाते थे, वो बाहर से सिगरेट पी करके, तंबाकू खा करके तब अम्मा की दुकान पे आते थे। ये सिलसिला चालू हुआ और चालू होने के बाद फिर वही पुलिसकर्मी दिखा और वो आके धमकाना शुरू किया। जैसे ही वो धमका रहा था, डंडा उठाने वाला था, उसी समय उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो उस कॉलेज का जो छात्र संघ का नेता था वो था। उसने बोला कि ये दुकान मेरी है और भूल जाना कि तुम इस दुकान के लिए कुछ बुरा सोच सकते हो या कर सकते हो, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर वो पुलिस कर्मी वहाँ से भाग गया और उसके बाद अम्मा और अमन दोनों की ज़िंदगी सुचारू रूप से चलने लगी। इस तरह से वो दुकान पे अम्मा काम करती थी और इस तरह से चलते चलते 5 साल का समय बीत गया। 5 साल का समय बहुत होता है। अम्मा का बेटा विकास न तो कभी कुछ खबर किया, न तो खोज लिया, और प्रयागराज में ही थी अम्मा। अगर उसने ज़रा भी कोशिश किया होता
पेपर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, खुद से भी तो अम्मा मिल जाती, लेकिन उसकी नीयत ही नहीं थी, क्योंकि उसने जानबूझ करके अम्मा को वहाँ पर छोड़ा था। इस तरह से एक दिन अम्मा पेपर पढ़ रही थी और पेपर पढ़ते पढ़ते पेपर में उन्होंने पढ़ा एक औरत के बारे में कि ये औरत पुलिस स्टेशन पर पड़ी हुई है और इसके अपने कोई नहीं है। उस पेपर को पढ़ने के बाद उन्होंने उस पेपर में लिखा था कि अगर इसके अपने कोई हैं तो इनको यहाँ से ले जाएं, नहीं तो इनको वृद्धा आश्रम में डाल दिया जाएगा। अम्मा ने उस खबर को पढ़ा और अम्मा का चेहरा चिंता से भर गया और वो लड़का अमन आया और उसने देखा कि अम्मा किसी चिंता में बैठी हैं। अमन ने पूछा, क्या बात है अम्मा? अम्मा ने बोला, कुछ नहीं, और वो चाय ख़त्म करके निकल गई। स्टेशन पर गई तो देख रही हैं वहाँ पर उनकी बहन, जिनको कि उनके बच्चे वहाँ पर छोड़ गए थे, और छोड़ने के बाद वो वहाँ पर कई दिनों से पड़ी थी। वहाँ पर उनको ग्लूकोज से दवाइयाँ चढ़ाई जा रही थी, पानी चढ़ाया जा रहा था। उन्होंने अपनी बहन को देखा और हाथ में हाथ लिया और सहलाना शुरू किया। कहा गया है कि मुसीबत के समय में अपनों का स्पर्श भी समझ में आता है। जैसे ही उन्होंने हाथ में हाथ लिया, सहलाना शुरू किया, उनकी बहन की आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि उनकी बहन उनके सामने है और वो चैतन्य हो गई, मतलब बेहोशी की हालत से होश में आ गई। उन्होंने उनको ढांढस बंधाते हुए बोला कि तुम ठीक हो जाओ, तुम मेरे साथ रहना। इस तरह से अम्मा की बहन का इलाज अस्पताल में शुरू हो गया और अम्मा घर आती और फिर अपने बहन के पास जाती। अमन, जिसका कि पूरा परिवार अब यहीं पे आ गया था, अमन की माँ, उसके 2 बच्चे, उसकी पत्नी। एक दिन अम्मा अपनी बहन के पास से आ रही थी और अमन की बीवी ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि मुझसे नहीं होगा, मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूं, अम्मा की सेवा करूं। ये धर्म स्थान, ये कोई धर्मशाला है क्या? जो अभी उनकी बहन भी आ रही है, उनके से तो हमारा कोई दूर दूर का रिश्ता भी नहीं है, मैं किसकी सेवा करूं? और उस बात को अम्मा ने सुन लिया। अम्मा सुन ली और वो काफ़ी उदास थी। फिर वो आई और चाय पी और कुछ खाई और खाने के बाद फिर दुकान पर जाने लगी। अमन ने अम्मा के चेहरे को पढ़ लिया और वो बोला, क्या बात है अम्मा, कुछ चिंता है? अम्मा ने बोला, सारी चिंता ही है बेटा, अब कहीं दूसरा कमरा तलाश करना पड़ेगा। अमन को ये बात समझ में आ गई कि अम्मा को मेरी और मेरी पत्नी की बात सुनने में आ गई। अमन ने बोला, कोई बात नहीं अम्मा, मैं कमरा ढूंढता हूँ। अम्मा ने बोला, क्यों? तुम्हारे लिए तो उतना बड़ा घर पर्याप्त है। अमन ने बोला, नहीं अम्मा, हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे ऐसा घर चाहिए जिसमें हर किसी को मैं सहारा दे सकूं और हर किसी को खाने को दे सकूं, अपनापन दे सकूं और हर किसी के साथ में रह सकूं। अम्मा को अमन की ये बात सुन कर के बड़ा सुकून मिला और वह फिर से चली गई। दुकान पर जो वो पराठा बना रही थी और कॉलेज के बच्चे खा रहे थे, उसमें से एक बच्चे की आवाज़ आई, अम्मा। अम्मा बोली, हाँ, किसका पराठा चाहिए, गोभी का, आलू का? उसने बोला कि गोभी का। अम्मा ने गोभी का पराठा बनाया और बना करके उसको दिया। निगाह उठा करके देखती हैं तो उनका पोता था, जिसका नाम था वंश। अभी वो बड़ा हो गया था, 5 साल का दिन बीत गया था, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूंछ भी आ गई थी, फिर भी थोड़ी थोड़ी पहचान में आ रहा था। उसने बोला, अम्मा, आपने